सपोज अपने पास दो मिरर है, एक मिरर है M1 और दूसरा मिरर है M2। इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा। M1 पर ये नॉर्मल हो गया। एक लाइट रे आता है जिसका कि एंगल ऑफ इंसिडेंस है I। अगर लाइट रे थर्ड रिफ्लेक्शन के बाद अपने पाथ को रिट्रेस करता है तो हमें पता करना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस I का वैल्यू कितना होना चाहिए। वी हैव टू फाइंड द एंगल of incidence of light ray so that it retraces its path after third reflection। तो जैसा कि हम जानते हैं कोई लाइट अपना पाथ रिट्रेस तब करेगा जब उसका डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया जाएगा, मतलब किसी मिरर पर परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो रहा होगा। तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे। सपोज ये है अपना मिरर M1 और ये मिरर M2 हो गया। दोनों के बीच का एंगल है थीटा। तो हम स्टार्ट करेंगे थर्ड रिफ्लेक्शन से। तो थर्ड रिफ्लेक्शन जो होगा कुछ ऐसा होगा कि ये जो है मिरर M1 के परपेंडिकुलर होना चाहिए। सेकेंड रिफ्लेक्शन होगा M2 पर और ये कुछ इस तरह से आएगा ऐसे। तो पहली बार जो रिफ्लेक्शन हुआ मिरर M1 से, इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस I दिया हुआ है। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये भी I होगा। इसका मतलब ये एंगल 90 माइनस I होना चाहिए। अब क्या करेंगे, अब आते हैं यहाँ पर। इसमें अगर ये एंगल थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल होगा 90 माइनस थीटा। यहाँ पर एक नॉर्मल होगा, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा है, तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है यहाँ के लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो ये थीटा होना चाहिए। तो इस सरफेस के लिए, इस मिरर के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस भी थीटा होगा। अब ये एंगल है 90 डिग्री। तो अगर मैं इस ट्रायंगल को ABC की बात करूं, ट्रायंगल ABC में जो तीन एंगल है, तीनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये है 90 डिग्री प्लस 2 थीटा प्लस 90 माइनस I, तीनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि 2 थीटा माइनस I इज इक्वल टू 0 हो गया। इसका मतलब
आई इज इक्वल टू 2 थीटा हो गया। इसको हम लोग जनरलाइज भी कर सकते हैं और वो आप खुद अपनी कॉपी में अपने घर पे करके चेक कर सकते हैं कि अगर लाइट रे फोर्थ रिफ्लेक्शन के बाद पाथ को रिट्रेस करेगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा 3 थीटा। अगर फिफ्थ रिफ्लेक्शन के बाद पाथ को रिट्रेस करेगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा 4 थीटा। तो इन जनरल if light retraces its path after nth reflection, then angle of incidence I should be equal to n minus 1 into theta. तो प्लेन मिरर जो है हमेशा ही कंप्लीट इमेज बनाता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, चाहे मिरर का जो साइज है वो चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो। ये अलग बात है कि उस इमेज को हम देख सकते हैं या नहीं देख सकते, ये डिपेंड करता है कि हम ऑब्जर्वर जो है वो कहाँ पर खड़ा है। लेकिन ऑब्जेक्ट का कंप्लीट इमेज हमेशा बनता है मिरर में, चाहे साइज कितना भी छोटा क्यों ना हो। A mirror forms complete image of an object irrespective of size of mirror। अगर साइज छोटा होगा तो इंटेंसिटी हो सकता है कि इमेज की कम हो जाए, लेकिन कंप्लीट इमेज बनेगा हमेशा। इंटेंसिटी ऑफ इमेज may be low if size of mirror is very small। क्योंकि बहुत ही कम लाइट रेज मिरर पर इंसिडेंट होंगी और रिफ्लेक्ट होंगी, और इसलिए जो इमेज की इंटेंसिटी होगी वो कम हो जाएगी। तो एक एग्जांपल करेंगे अभी। इफ ए पर्सन स्टैंडिंग in front of a vertical mirror then we have to find the minimum height of mirror so that
he can see his full image. तो हम देखेंगे कि सपोज हमने एक बहुत बड़ा मिरर ले लिया, ये मिरर है, तो ये अपना मिरर हो गया और इसके जस्ट सामने कोई आदमी खड़ा है। इस आदमी का जो हेड है वो है H, इसकी आईज वो है E और ये है लोअर मोस्ट पॉइंट इसका लेग। तो हमें पता है कि इसका जो इमेज बनेगा वो मिरर के जस्ट पीछे इक्वल डिस्टेंस पर बनता है। तो हेड का इमेज H डैश यहाँ बनेगा, आईज का इमेज E डैश यहाँ बनेगा और लेग का इमेज L डैश यहाँ बनेगा। तो होना ये चाहिए कि अपना जो हेड है, हेड से अगर कोई लाइट रे मिरर पर इंसिडेंट होता है इस तरह से, हेड से अगर कोई लाइट रे इंसिडेंट होता है तो लाइट रे कुछ ऐसा दिखेगा। ये आया और ये लाइट रे हेड से ऐसे आया होगा। तो लाइट रे फिर से ड्रॉ करते हैं। ये जो लाइट रे है हेड से आएगा और वहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद आई के पास जाएगा, तब हमें इस हेड का इमेज कुछ इस तरह से दिखेगा। उसी तरह से लेग से जो लाइट रे मिरर पर इंसिडेंस होंगी, लेग से जो लाइट रे मिरर पर इंसिडेंस होंगी वो रिफ्लेक्शन के बाद आईज के पास जाएंगी। ये आई को लगेगा कि ये लाइट रे एल डैश से आ रहा है। तो फाइनल इमेज जो है वो अपना ये है H डैश E डैश और L डैश, ये फाइनल इमेज है। तो हम ये देख सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच का डिस्टेंस है x, तो मिरर और इमेज के बीच का डिस्टेंस जो होगा ये भी x होगा। तो इस तरह से कह सकते हैं कि मिरर के ऊपर जो दो पॉइंट हैं A और B, ये A और B जो होंगे EH डैश का और EL डैश के मिड पॉइंट्स होने चाहिए, है ना। पॉइंट्स A and B are mid points of lines EH dash and
EL dash रेस्पेक्टिवली। तो हम ये कह सकते हैं कि मिरर का जो साइज है वो अपना अब रिड्यूस हो गया है सिर्फ AB लेंथ के इक्वल। उसके अलावा ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है A के ऊपर और B के नीचे, ये वाला मिरर का पार्ट नहीं भी रहेगा तो भी आदमी जो है अपना इमेज देख सकता है। तो हमें क्या करना है, इस मिरर का जो मिनिमम लेंथ है यानी AB का लेंथ हमें पता करना है। तो हम देख सकते हैं कि अपने पास एक ट्रायंगल है EH डैश और L डैश। इस ट्रायंगल के दो साइड्स के मिड पॉइंट्स हैं A और B। तो A और B जो है, ये जो लाइन AB है, लाइन AB शुड बी पैरेलल टू लाइन H dash and L dash, also line AB should have length equal to half of length H dash L dash. Since H dash L dash is equal to height of person, suppose it is small h, then length of mirror AB should be h/2। तो हम ये कह सकते हैं कि आदमी जो है अपने हाइट के आधे लेंथ का मिरर रख करके खुद का इमेज कंप्लीटली देख सकता है। तो अभी हम एक और एग्जांपल करेंगे। जैसे ये एक आदमी है जो कि अपने फुल फेस का इमेज किसी मिरर में देखना चाहता है। तो ये इसके ईयर्स हो गए। इस आदमी के दोनों ईयर्स के बीच का सेपरेशन दिया हुआ है B और दोनों आईज के बीच का सेपरेशन ये है A। तो हमें पता करना है कि मिरर का मिनिमम विड्थ कितना होना चाहिए जिससे ये आदमी अपने पूरे फेस का इमेज मिरर में देख सके। तो क्वेश्चन इज फाइंड द मिनिमम विड्थ of mirror so that the person can see the image of
his full face. तो यहाँ पर हम ऐसे देख सकते हैं कि आदमी का एक ईयर ये हो गया, दूसरा ईयर यहाँ पर है, और ये इसके 2 आईज हो गए बीच में। इसके सामने हमने एक मिरर रख दिया। मिरर हमने काफ़ी लंबा लिया हुआ है, इसमें से कुछ पार्ट हम लोग बाहर कर देंगे जिसकी ज़रूरत नहीं होगी। तो अब इसमें 2 पॉसिबिलिटी है। आदमी ये जो लेफ्ट वाला ईयर है, इसका इमेज अगर लेफ्ट आई में देखेगा तो हमें ज़्यादा बड़े मिरर की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे कि लेफ्ट ईयर का इमेज राइट आई में बनाएंगे। तो ये कुछ ऐसा होगा, ईयर से लाइट रेस यहाँ पर आएंगी और रिफ्लेक्ट होने के बाद ये राइट वाले आई में जाएंगी। उसी तरह से जो राइट वाला ईयर है, यहाँ से लाइट रेज आएंगी और रिफ्लेक्शन के बाद ये लेफ्ट वाले आई में जाएंगी। तो इस तरह से हमने मिरर का जो विड्थ है वो कम कर दिया। तो हम देख सकते हैं कि हमें ये जो मिरर है वो सिर्फ इतने ही लेंथ का मिरर अगर हो तो अपना फुल इमेज जो है, फुल फेस का इमेज जो है वो ऑब्जर्वर देख सकता है। बाकी इधर वाला मिरर और इधर वाला मिरर अपने काम का नहीं है। तो अब इसका डायमेंशन देखते हैं। ये दोनों ईयर के बीच का सेपरेशन दिया गया है b, और दोनों आईज के बीच का सेपरेशन है a। तो अगर सिमेट्री देखें तो सिमेट्री के हिसाब से जो है एडजेसेंट आई और ईयर के बीच का सेपरेशन ये होना चाहिए b माइनस a डिवाइडेड बाई 2। वैसे ही ये वाला भी होना चाहिए b माइनस a बाई 2। तो सिमेट्री देखा जाए तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो यहाँ पर है वही यहाँ पर भी होना चाहिए सिमेट्री से। फिर ये भी देख सकते हैं कि चूंकि ये लाइट रे और ये दोनों आई पर आया है तो दोनों लाइट रे पैरेलल होना चाहिए। ये लाइट रे, ये वाला लाइट रे और फिर ये लाइट रे, ये दोनों पैरेलल होंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि जो सेपरेशन यहाँ पर है वही सेपरेशन यहाँ पर भी होना चाहिए। मतलब मिरर का जो विड्थ होगा वो भी b माइनस a बाई 2 होना चाहिए। सो आंसर इज b माइनस a बाई 2। सपोज अगर 2 मिरर को थीटा एंगल पर रखा गया है और दोनों मिरर के बीच में कोई ऑब्जेक्ट है, ये दोनों मिरर मिल करके ऑब्जेक्ट के टोटल कितने इमेज बनाएंगे। अब ये कॉन्सेप्ट हम जानने की कोशिश करते हैं। तो अभी हम सीखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय 2 mirrors inclined at angle theta। तो अपने पास एक मिरर जो है वो ये है और दूसरा मिरर जो है वो ये है। तो ये जो मिरर हैं इन दोनों के बीच का एंगल है
थीटा। अब जो है तो इन दोनों मिरर के बीच में ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा जा सकता है। हो सकता है कि एंगल बाइसेक्टर पर रखा हो सकता है एंगल बाइसेक्टर के अलावा कहीं दूसरी जगह पर रखा हो। तो जैसे ये लाइन है, ये है एंगल बाइसेक्टर। अगर एंगल बाइसेक्टर पर कोई ऑब्जेक्ट रखा होगा तो कहेंगे कि ऑब्जेक्ट का जो प्लेसमेंट है वो सिमेट्रिक है। इसके अलावा कहीं भी रखा होगा बीच में तो कहेंगे कि जो प्लेसमेंट है वो अनसिमेट्रिक है। तो सपोज अपना जो ऑब्जेक्ट है वो कहीं यहाँ रखा हुआ है, हमें पता करना है टोटल नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय these two mirrors। तो उसके लिए सबसे पहले एक वैल्यू पता करेंगे, ये है n, और n का वैल्यू निकालेंगे टोटल 360 डिग्री डिवाइडेड बाई थीटा, दैट इज एंगल बिटवीन मिरर, है ना। ये अगर इंटीजर आता है, इंटीजर आता है तब जो है नंबर ऑफ इमेजेस जो होते हैं वो n के इक्वल होते हैं। ऐसा हो सकता है कि किसी केस में दो इमेज कोइंसाइड कर जाए तो n-1 इमेज बनेगा। तो वो हम अभी आगे देखेंगे कि किस तरह से नंबर ऑफ इमेजेस डिसाइड किया जाएगा। तो दो इंक्लाइन मिरर हैं और उनके बीच कोई ऑब्जेक्ट रखा हो तो उससे टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनेंगे ये पता करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, n का वैल्यू निकालेंगे। और अगर n निकल गया तो ये एक मैं टेबल बना रहा हूँ, इस टेबल के हिसाब से हम ये डिसाइड करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कैसे बनेंगे। इस टेबल का जो पहला कॉलम है उसमें सबसे ऊपर रखेंगे वैल्यू ऑफ n, और जो बीच वाला कॉलम है उसमें रखेंगे प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, और जो थर्ड कॉलम है उसमें रखेंगे टोटल नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड। ठीक। अब अगर ऐसा हुआ कि जो हमने n फाइंड किया है, अगर वो n इवन नंबर हुआ, n अगर इवन नंबर हुआ तो ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखेंगे मिरर के बीच में तो लास्ट के दो इमेज कोइंसाइड कर जाते हैं और हमें जो है एक कम इमेज दिखता है। तो अगर n इवन नंबर हुआ तो ऑब्जेक्ट कहीं भी रखेंगे हमें n-1 इमेज दिखेंगे, क्योंकि लास्ट के दो इमेज कोइंसाइड कर जाएंगे तो दो के बदला में एक ही दिखने वाले हैं। बनने को तो टोटल n इमेज बनते हैं जिसमें से दो कोइंसाइड करके जो है वो एक कम दिखता है इमेज, तो हमें n-1 इमेज दिखेंगे। अगर n ऑड नंबर हुआ और जो प्लेसमेंट है वो हुआ सिमेट्रिक। सिमेट्रिक प्लेसमेंट का मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट है वो एंगल बाइसेक्टर पर रखा है। अगर ऑब्जेक्ट को एंगल बाइसेक्टर पर रखेंगे तो फिर से लास्ट के दो इमेज कोइंसाइड करेंगे और हमें टोटल n-1 इमेज ही दिखेंगे। अगर n ऑड है और प्लेसमेंट अनसिमेट्रिक है, अनसिमेट्री का मतलब हुआ कि जो ऑब्जेक्ट है वो एंगल बाइसेक्टर पर नहीं रखा हुआ है, तो उस केस में कोई भी इमेज कोइंसाइड नहीं करेंगे और हमें टोटल n इमेजेस दिखेंगे। तो ये तो तरीका तब अप्लाई कर सकते हैं जब n इंटीजर हो, है ना। अगर n फ्रैक्शन होगा तब कैसे करेंगे, इसके लिए हम लोग नया तरीका सीखते हैं। और
ये नया तरीका हम तब भी लगा सकते हैं जब n इंटीजर हो, और तब भी लगा सकते हैं जब n फ्रैक्शन हो। तो इसको हम लोग समझते हैं इस तरह से। सपोज अपने पास एक मिरर ये है, ये मिरर है M1 और ये दूसरा मिरर है M2। इन दोनों के बीच का एंगल हम लोग ले रहे हैं अभी 30 डिग्री। वैसे तो हम 23 डिग्री भी ले सकते हैं, 27 डिग्री भी ले सकते हैं, तब भी ये तरीका वैलिड होगा, है ना। लेकिन एक सिंपल सा केस लेते हैं जिसमें एंगल बिटवीन मिरर्स 30 डिग्री होगा और जो अपना ऑब्जेक्ट है उसका प्लेसमेंट अनसिमेट्रिक है। अनसिमेट्रिक मतलब M1 से 10 डिग्री पर और M2 से 20 डिग्री पर, इस तरह से ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का इमेज M1 भी बनाएगा और M2 भी बनाएगा। M1 जो है, M1 से ये ऑब्जेक्ट 10 डिग्री सामने रखा हुआ है, तो ये 10 डिग्री पीछे यहां पर M1 एक इमेज बनाएगा जिसको मैं I1 कहता हूं, और उसी ऑब्जेक्ट का इमेज M2 भी बनाएगा इस तरह से। तो M2 के लिए ऑब्जेक्ट जो था वो 20 डिग्री सामने था, तो इसका जो इमेज बनाएगा I2 वो 20 डिग्री पीछे बनेगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहां पर अपने पास दो मिरर है, एक है M1 और दूसरा है M2। तो M1 ने पहला इमेज बनाया 10 डिग्री पीछे और M2 ने पहला इमेज बनाया 20 डिग्री पीछे। अब क्या होगा, ये जो है इमेजेस के इमेज बनाएंगे अब। तो जैसे हम बात करें कि M1 के पीछे एक इमेज बना है I1, तो I1 जो है M2 के लिए ऑब्जेक्ट काम करेगा, है ना। M2 के लिए I1 ऑब्जेक्ट काम करेगा, तो उसका इमेज M2 कहीं इधर बनाएगा पीछे। तो ये जो टोटल एंगल है, M2 के लिए ऑब्जेक्ट यहां से 40 डिग्री पीछे है, तो उसका जो इमेज होगा उस इमेज को मैं I3 कह देता हूं, ये 40 डिग्री पीछे बनेगा, है ना। तो ये 40 डिग्री पीछे बन गया, ये है इमेज I3। अब M2 ने जो इमेज बनाया था I2, वो M1 के लिए ऑब्जेक्ट काम करेगा, और इसका जो है, इसका इमेज, तो M2 ने जो इमेज बनाया है I2, उसका इमेज M1 बनाएगा पीछे। ये हम लोग ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं। तो I2 का इमेज M1 जो है वो बनाएगा I4, वो बनाएगा इधर। तो जो मिरर M1 है वहां से जो I2 था वो टोटल 50 डिग्री पर था, इस तरह से ये एंगल अपना था 50 डिग्री, तो यहां से 50 डिग्री पीछे इमेज बनेगा I4, है ना। तो M1 ने एक इमेज बनाया 50 डिग्री पीछे और M2 ने एक इमेज बनाया था ये 40 डिग्री पीछे। तो इस तरह से हमने टोटल 4 इमेज बनाए, ठीक है। ये हम लोग ऐसे ही पता कर सकते थे कि M1 ने पहला इमेज बनाया था 10 डिग्री पर, तो इसमें हम लोग 30 डिग्री ऐड कर देते। 30 डिग्री क्या है, 30 डिग्री दोनों मिरर के बीच का एंगल है, तो 10 डिग्री में 30 डिग्री ऐड करने से 40 डिग्री आता है। उसी तरह से M2 ने पहला इमेज बनाया था 20 डिग्री पर, अगर इसमें 30 डिग्री ऐड करेंगे तो ये 50 डिग्री हो जाएगा। फिर 50 में 30 ऐड कर देंगे
तो अगला इमेज जो है M2 80 डिग्री पर बनाएगा। फिर 40 में 30 ऐड कर देंगे तो M1 अगला इमेज 70 डिग्री पर बनाएगा। फिर इसमें 30 डिग्री ऐड करेंगे तो M2 का इमेज निकल जाएगा, ये होगा 100 डिग्री पर। फिर 80 में ऐड करेंगे 30 डिग्री तो ये आएगा 110 डिग्री, है ना। अब इस तरह से 30 डिग्री हम लोग ऐड करते जाएंगे और इमेज के लोकेशन हमें मिलते जाएंगे। तो 110 में ऐड करने से 140 आया, 100 में 30 ऐड करेंगे तो 130 आएगा। और फिर से इसमें 30 ऐड करेंगे तो आएगा 160 डिग्री। फिर 140 में ऐड करेंगे तो आएगा 170 डिग्री। अब यहाँ पर हमें रुकना पड़ेगा क्योंकि अब अगर हमने इसमें 30 ऐड किया तो अगला एंगल जो आएगा वो 180 क्रॉस कर जाएगा। टोटल एंगल 180 क्रॉस नहीं करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 180 के इक्वल हो सकता है या कम हो सकता है ना, ज़्यादा नहीं हो सकता कभी। इनफैक्ट 180 से कम ही रहना चाहिए। तो इस तरह से हमने M1 और M2 दोनों के सारे इमेज पता कर लिए। टोटल इमेज हमें दिख रहे हैं, M1 ने 6 इमेजेस बनाए हैं और M2 ने भी 6 इमेजेस बनाए हैं। लेकिन इसमें हो सकता है कि लास्ट के 2 इमेजेस कोइंसाइड कर रहे हो, तो वो चेक करने के लिए अपने पास एक तरीका है। तरीका ये है कि लास्ट के जो दोनों एंगुलर पोजीशन है, जैसे यहाँ पर है 170 डिग्री और 160 डिग्री, इन दोनों को ऐड करेंगे और इसके साथ में जो एंगल बिटवीन मिरर्स था 30 डिग्री उसको भी ऐड करेंगे। अब ये तीनों का सम अगर 360 डिग्री आ गया तो इसका मतलब हुआ कि लास्ट के 2 इमेज कोइंसाइड करेंगे। अगर ये 360 डिग्री से कम हुआ तो लास्ट के 2 इमेज कोइंसाइड नहीं करेंगे। तो अभी इस केस में 360 डिग्री आ रहा है और इसलिए लास्ट 2 images will coincide। अगर लास्ट के 2 इमेज कोइंसाइड कर जाएंगे तो हमें कितने इमेज दिखेंगे? 12 में से 2 कोइंसाइड करके 1 बने तो इसका मतलब हमें टोटल 11 इमेज दिखेंगे। सो टोटल नंबर ऑफ images formed is equal to 12 minus 1, that is 11। तो ये हमने इस तरह से पता किया। ये एक नया तरीका था हमारे लिए, है ना। लेकिन यहाँ पर अगर यह एंगल 30 डिग्री नहीं होकर के 23 डिग्री होता या 27 डिग्री होता, जिसके लिए n का वैल्यू इंटीजर में आता, उनके लिए भी ऐसे ही हम लोग ऐड कर करके हर इमेज का लोकेशन पता कर सकते थे। ठीक है, तो अभी हमने 30 डिग्री के लिए हमने इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ इमेजेस निकाले। अब जो अपना पहला मेथड था जिसमें हम लोग n का वैल्यू पता करते थे, फिर नंबर ऑफ इमेजेस पता करते थे, अगर उस तरीके से निकालें ये 30 डिग्री एंगल के लिए तो n का वैल्यू क्या आएगा? उस केस में n का वैल्यू आएगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 30 डिग्री और ये आया 12 और ये एक जो है इवन नंबर है और साथ में इंटीजर भी है। तो अपना पहला वाला तरीका लगा सकते हैं क्योंकि इसमें ये एक इंटीजर नंबर है। तो जैसा कि हमने इस टेबल में देखा था कि अगर n इवन नंबर हो तो एनीवेयर रखा जाए, कहीं भी रखा जाए ऑब्जेक्ट को, तो n-1 इमेज देखते हैं। तो उस तरीके से अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ इमेजेस
जो मिलेंगे वो होंगे 12 माइनस 1 दैट इज 11। तो हमने दोनों मेथड से चेक कर लिया, दोनों मेथड से जो है रिजल्ट एक ही आया, यानी टोटल नंबर ऑफ इमेजेस 11 आए। ठीक है, अब ये जो तरीका है, दो मिरर अगर एक ऑब्जेक्ट का इमेज बना रहे हो तो उसमें जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो कि हमें ध्यान रखना चाहिए। पहला पॉइंट जो होता है वो है कि ऑल द इमेजेस फॉर्म्ड बाय टू inclined mirrors and the object lie on a circle whose radius is equal to the distance between object and point of intersection of mirrors। तो ऐसा कर सकते हैं कि अगर अपने पास ये अपने पास दो मिरर है ना, दो मिरर है, तो इसमें कहीं एक जगह पर अपना ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इसमें हो सकता है कई इमेजेस बन रहे हों, I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, I8। तो जितने भी ऑब्जेक्ट और इमेज होंगे वो सारे इस सर्किल पर लाई करेंगे। ये जिसमें कि रेडियस हो जाएगा, ये रेडियस हो गया, और जो सेंटर है मिरर का, जो सर्किल का सेंटर है, वो दोनों मिरर का इंटरसेक्शन पॉइंट पर होगा। एंड सेंटर ऑफ सर्किल lies at intersection of two mirrors।